अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। मेरे अकब में आप देख रहे होंगे ब्रायलर मुर्गी का गोश्त। से पहले ब्रायलर मुर्गी जिस हालत में यहाँ है ये भी बहुत महंगा है और इसको हाथ लगाना भी शायद ब्रायलर मुर्गी को इस वक्त नामुमकिन नज़र आ रहा है। कीमत 600 को छू गई है सरकारी नरखनामे के मुताबिक, लेकिन अगर ओपन मार्केट में बात करें तो 900 ग्राम भी 600 से ऊपर फ़रोख्त हो रहा है, यानी कि पोटा कलेजी के बगैर। ये मेरे पीछे दुकान के अंदर लिस्ट लगी हुई है, के ऊपर ही मौजूद हैं कि इनको पोटा कलेजी के बगैर कितने का पड़ा है, और अगर ये सफाई करके पोटा कलेजी शामिल करेंगे तो ये कीमत 650 को कैसे छू रही है। क्योंकि ये भी एक साइंस है जिसको लोगों को समझ नहीं आ रही। इससे पहले हमने एक प्रोग्राम किया था आज से महीना कबल, जिसमें सेंट्रल चेयरमैन पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन ने ये कहा था, डॉक्टर राना सजाद अरशद ने, कि ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 600 से के करीब जाएगा, क्योंकि पीछे फार्मर माल नहीं डाल रहा। अभी डिमांड एंड सप्लाई, शायद सप्लाई ज़्यादा हुई तो लोगों को महसूस नहीं हो रहा। जब डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई नहीं होगी तो मसाइल गंभीर होंगे, लेकिन शायद किसी ने संजीदा नहीं लिया। लेकिन मेरे ख्याल में अब संजीदा लेना भी पड़ेगा, क्योंकि अब लोगों को 1 किलो लेना मुश्किल हो रहा है। मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये जो दुकानदार हैं, इनको रात गए अपनी मुकर्ररा कीमत से भी 2 लाख ऊपर देने पड़े एडवांस, तो फिर माल मिला है। हमारे साथ वो मौजूद हैं, इनसे बात सबसे पहले इनसे कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। अच्छा, ये क्या माजरा है कि 500, पहले तो ये बता दें कितना मुश्किल है इस माल ख़रीदना, आप तक पहुंचना। मेरे ख्याल में हीरों की मानिद हो गए हैं ब्रायलर मुर्गी के एक एक जो बर्ड है। बिल्कुल सर, सही है। सब तो पहले तो 41 ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਾਲ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਮ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਸਰ ਬ੍ਰਾਇਲਰ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਲਈ ਇਹੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਇਲਰ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਸਰ ਸ਼ੌਕੀਨੀ ਸਮਝ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਨਾ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਿਲਾਲ ਭਾਈ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਏ ਜੇ। ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਹਿਲੇ ਮੁਹੱਲਾ ਖੜਾ ਹੈਗਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਲਾਲ ਭਾਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਡੀਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬਿਨਤੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਨ। 410 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਰਾਤ ਪੈਸੇ ਸਰ ਦਿੱਤੇ ਡਬਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ 607 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਡੀ ਖਰੀਦ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਸੂਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਜੀ ਜੀ। ਅਗਰ ਪੋਟਾ ਕਲੇਜੀ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈ ਜਾਂਦਾ? 650 ਰੁਪਏ ਸਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਡੀਸੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਡੀਸੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰੂੰਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਅਫਰਾਦ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਆਵਾਮ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ? ਸਰ ਆਵਾਮ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਆੜਤੀਏ ਨੂੰ, ਆੜਤੀਏ ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਰਮਰ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ। ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ 'ਚ ਚੋਰ ਬੈਠਾ ਸਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਆਵਾਮ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਬਣਦੇ ਆ। ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਦ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਚੋਰ। ਬਸ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਾਲ ਭਾਈ ਜਰਾ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਡੀਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਲਿਸਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਰਾ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ। गाहक साढ़े तो बहुत नाराज़ होंगे ने। ग्राहक बहुत नाराज़ हो रहा है, क्योंकि वैसे लिस्ट के मुताबिक अगर देखें वैसे भी कुछ नहीं बिक रहा, क्योंकि हमने इस पे प्रोग्राम किया था और गली मोहल्लों में जाके दिखाया कि लिस्ट सिर्फ लिस्ट है, और ये भी एक बेनामी जायदाद बनी हुई है जिसके ऊपर बिकता कुछ नहीं है, चलता कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ लग जाती है और सज जाती है। आवाम मौजूद हैं, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम कहाँ के रहने वाले हैं आप? गुजारिश ये है कि भी रोटी ज़रा सस्ती कर दे, नान ज़रा सस्ते कर दे। ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। 25 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾਨ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਖਾਈਏ ਕਿ 2 ਨਾਨ ਖਾਈਏ 50 ਚਲੇ ਗਏ, 80 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸਾਲਨ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੁਕਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤੂੰ ਕੋ ਮਹਿਮਾਨ ਖਾਨਾ ਖੋਲ ਦੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ ਵੇਚਦੇ। ब्रायलर मुर्गी का दस दो, रोटी तो की बिल्कुल रोटी बड़ी महंगी हो रही है, गंदम भी 4800 मन, गंद रोटी महंगी होनी। ब्रायलर मुर्गी कदों खाधी तुसीं? मुर्गी तो खुदा दी कसम खाधी नहीं, महीना हो गया खाधी ही नहीं हैगी। किवें खाइए कि इन्नी महंगी ਅਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ कि ਖਾधी ही कोई नहीं हैगी। सब्जी ले लेंदे है कि वो भी गोश्त वो भी महंगी हैगी। प्याज पा रहे हो आजकल? प्याज तो 250 रुपये किलो हो गया। प्याज तो
गल खत्म हो गई हैगी। प्याज की बिल्कुल बात खत्म होगी, डॉलर सस्ता है, प्याज महंगा है, ब्रायलर मुर्गी महंगी है। और मेरे ख्याल में लोगों के लिए इस वक्त अगर जो इन्होंने बात की बाली साहब ने 650, यानी कि मटन जो है वो कम है, बीफ कम है और ये महंगा है सरकारी निकनामे के मुताबिक। आप इधर आ जाइए, यहाँ लोग हमारे साथ कुछ ग्राहक और मौजूद हैं, इनसे बात करें। ग्राहक वैसे कोई नहीं है, ये हमने यहाँ राहगीर गुजरे, उन्हें देख के हमें रुके हैं तो उनसे पूछ लेते हैं कब से गोश्त खाया। अस्सलाम वालेकुम जी, भाई कितने रहने वाले हो? ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੇ ਇਹ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਸਸਤਾ ਮਹਿੰਗਾ ਮਹਿੰਗਾ ਜੀ ਕਦੋਂ ਦਾ ਖਾਦਾ ਹੋ ਗਏ 3 ਦਿਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲਿਆ ਸੀ? 500 ਰੁਪਏ 500 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾ ਵਾ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਬ੍ਰਾਇਲਰ ਮੁਰਗੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁਰਗੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲੇ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਮਹਿੰਗਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਸਸਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਸਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ। ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜੀ ਮਹੱਲਾ ਗਰੀਬਾਬਾਦ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਗਰੀਬਾਬਾਦ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਬ੍ਰਾਇਲਰ ਮੁਰਗੀ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਆ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਆ? ਬਲੈਲਰ ਮੁਰਗੀ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਐਡੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਸਤੇ ਦਾਮੋਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ, ਲੋਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਵੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਾਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅਮੀਰ ਹੀ ਖਾਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਾਣ ਦਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰੋ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਆਵਾਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਸਵਾਲੀਆਂ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ। ਸਭ ਸ਼ਾਮਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਵਾਮ को जो रिलीफ मिल सके। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕਮ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਇੱਥੇ ਗਰੀਬਾਬਾਦ ਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੀ ਬ੍ਰਾਇਲਰ ਮੁਰਗੀ ਕੋਈ ਖਾਦੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ? ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਮਹਿੰਗਾ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾ ਹਕੂਮਤ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਵੇਖਿਓ ਰੇਟ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਥੱਲੇ ਆਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਣ ਦਿਓ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਖਾ ਗਏ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਖਾ ਰਹੇ, ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਲੇਕਿਨ ਚੂਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਾਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਲੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। चले जो कहते खान साहब ने कहे चूजे बहुत थे। हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कहाँ के रहने सलाम। वाले हैं? बजोल। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त का पता है रेट क्या है? रेट गोश्त आजकल कोई भी नहीं लेते भाई। गोश्त 600-650 के कोई गरीब लोग लेते। बस हमारे ये रिक्वेस्ट है सर के बस खान साहब दोबारा आ जाएगा। खान साहब आ जाए। और बहुत तंग है भाई, बहुत तंग। कम से कम 40-50 किलो वजन के साथ हम फिर रहे। देखो ना, कभी रोटी कमाते कभी नहीं कमाते, कभी मिलते कभी नहीं मिलते। लोग खरीद नहीं पाते। लोग खरीद नहीं थे भाई, लोग हैरान है कि हम क्या करें। घर वासी थी कुछ लेगा, अपना वासी थी कुछ लेगा। अटा ये हमारा नहीं, सारों का यही काम, हर एक का ये मसला। सारे का यही मसला है। हमारा ये रिक्वेस्ट है कि खान का दोबारा आ जाएगा, ये आपका बड़े मेहरबानी। ये कह रहे हैं जी इमरान खान को दोबारा ले आए और भला होगा। हमें बड़ी इस वक्त मुश्किल हालात। अस्सलाम वालेकुम भाई। कहाँ के रहने वाले? ये नल्ले में रहते हैं। गोश्त लेने आए? हाँ जी। कितने का? किलो गोश्त लेना है, रेट सुन के अद्धा किलो लेना पे ਕੀ ਬੰਦਾ ਕਰੇ। कितने पैसे लेके आए? 300 ਰੁਪਏ ਲਿਆਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਲੋ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਲੋ ਦੀ ਸੋਚੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਆਹ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਲੋ ਮੈਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਰੇਟ ਪੁੱਛੇ 600 ਤੇ ਰੁਪਏ, ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪਿਆਜ਼ ਪਾਣਾ ਤਾਂ 250 ਨੂੰ 250 ਨੂੰ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਤਲਬ? ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ, 500 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। 500 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਗੋਸ਼ਤ ਤੇ ਇਸ ਪਿਆਜ਼ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅੱਛਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਣੇ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਾਫਰ ਚੁੱਕਦੇ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਆਮ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਗੋਸ਼ਤ ਸਸਤਾ ਬੰਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਵੀ 600 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ, ਗੋਸ਼ਤ ਸਸਤਾ ਕਰਨ, कोई माड़ा बंदा भी खा सके, कोई आम आदमी भी खा सके ताकि आम आदमी को भी रिलीफ जो मिल सके। मेरे ख्याल में यहाँ एक दोस्त मौजूद हैं, मैं इनसे थोड़ी बात करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ। आप बड़े बेरहमी से गोश्त को ज़िबा कर रहे थे, मुझे तो हैरान था कि इतना कीमती गोश्त आप कैसे बेरहमी से ज़िबा कर रहे ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਗੋਸ਼ਤ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਆਇਆ ਪਿਆ, ਲੋਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੁਰਗੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇਹ ਹੀ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਲੱਭੇ ਸਾਨੂੰ। मेरे ख्याल है जितना पहले मझां ਨੂੰ ਸੰਗਲ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆ ਭਾਈ ਹਣੀ ਕਿਲੋ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਸੁਣਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਦਾ ਮੈਂ 5 ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਵੇਚ ਲੈਂਦੇ? ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹੀ 40-50 ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ ਵੇਚ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਫੱਟਾ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਹੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਅੱਜ 4-5 ਨਾਗੀ ਕੀਤੇ। ਬਸ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਗਾਹਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
बाकी नहीं है जी, देखें मजदूरी नहीं होगी और मजदूर नहीं होगा तो ये मसाइल आएंगे। चाचा जी थोड़ा सा इधर आ जाएंगे ज़रा। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले? यहीं की गोश्त लेने आए थे या गुजर रहे थे? नहीं गुजर रहा था, आपको देख के आया हूँ। अच्छा चलें, आप ये बता दें, हम आज प्रोग्राम कर रहे हैं कि ब्रायलर मुर्गी गोश्त जो है 576 रुपये सरकारी निर्खनाम है, जबकि इनके पास आए तो यहाँ पता चला कि बिमा पोटा कलेजिस फाई के साथ 650 का है। तो फिर ये तो बीफ से महंगा हो गया, आम आदमी क्या खाएगा? सस्ता प्रोटीन के नाम पे आवाम को बेचा जा रहा है। आम आदमी के लिए तो कुछ भी नहीं रहा, मर गया आम आदमी। अब आप ये सोचें कि सरकारी बंदे की 40-50 हज़ार रुपये आमदनी है, अब वो यानी कि भाई कहता कि मैं तंग हूँ। जो ये मिल के मज़दूर हैं जो 20 हज़ार रुपये यानी कि महीने के हैं, वो कोई बजट बना के तो दिखाए उसका, भाई कैसे बनाएं। आप 40 कह रहे हैं, मेरे ख्याल में कोई लाख में नहीं बजट बना सकता। नहीं बना सकता, क्यों? घर में बिजली के बिल हैं, गैस है और मुतादिद ज़रूरियात हैं, बच्चों की फीसिस वगैरह हैं। फिर फैक्ट्रियाँ सारी बंद हैं, बेरोज़गारी और ऊपर से महंगाई, क्या कहाँ जाए गरीब आदमी? मर गया वो तो। अब वो कहते हैं बच्चों को तालीम, कहाँ से दें तालीम जब रोटी पूरी नहीं होती? तो 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया है। अब तो ये सर्दी है, बहुत से लोग ऐसे हैं कि दोपहर का खाना नहीं खाते, सुबह शाम का है। अब आगे बड़े दिन आएंगे तो किस तरह लोग गुजारा करेंगे? कैसे गुजारा करेंगे? इनकी बात बिल्कुल बजा है कि एक आम आदमी है और इनकी बात एक बड़ी अच्छी थी कि अगर महंगाई हो और साथ रोज़गार मिल रहा हो तो चीज़ें चल जाती हैं, लोग अफोर्ड कर लेते हैं, पकड़ तकड़ काम चल जाता है या किसी ना किसी तरह डबल दिहाड़ी लगा लेते हैं। लेकिन जब बेरोज़गारी होगी, साथ महंगाई होगी, तो ख़ास तौर पे सोसाइटी है, मुआशरा, उसके अंदर अफरा तफरी फैलती है और माशरती बदनज़मी जो है वो अरूज पर चल जाती है। जब हम रोज़ सुनते हैं कि ख़ास तौर पर शहरों के अंदर जो इस वक्त सिक्योरिटी खदशात हैं बढ़ते चले जा रहे हैं, लोगों को लूटा जा रहा है, चोरी डकैती राहजनी जो है, फ्रॉड आम हो रहा है, क्योंकि लोगों को कहीं से मिल नहीं रहा। तो हर बेरोज़गार शख्स समझता है कि जो खा रहा है वो मेरा हक खा रहा है, तो उसे छीनने की कोशिश करता है। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। अगर बात ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की बात करें तो फार्मर सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, सबसे अहमियत का हामिल, क्योंकि या फार्मर पिसता है या आम आदमी पिसता है। दुकानदार भी चीख रहा है, फार्मर भी चीख रहा है, ग्राहक भी चीख रहा है। आखिर मुनाफा कौन ले रहा है और इसके असरात क्या होंगे, हम समझ क्यों नहीं पा रहे? या हम समझ नहीं पा रहे या हम समझने की कोशिश नहीं कर रहे। फॉर्म मौजूद है, सबसे पहले शहजाद साहब हैं, उनसे बात का आगाज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। अच्छा, कैसे देख रहे हैं कि बहुत स्मॉल स्पेक्ट्रम है कि आज कुछ चीज़ें कोलैप्स करेंगी तो कल को दोबारा शेडों के अंदर चूजा डालेंगे, 40 दिन पर मामूल के पे आ जाएंगी चीज़ें? क्या यह बहुत कोई भयानक चीज़ है जिसको समझने की कोशिश नहीं की जा रही? जी शुक्रिया। देखें भाई, ये इस तरह से है कि ये जिस तरह आप भी बहुत इस इंडस्ट्री के लिए बात भी करते हैं, आवाज़ भी उठाते हैं, ये इस तरह का बिज़नेस है, ये ना तो एक दिन में ख़राब हो सकता है और ना ये एक दिन में जो है इसको ठीक किया जा सकता है। फिर जो एक बहुत ज़्यादा बड़ी समझने की बात है इसमें कि ये सिर्फ पोल्ट्री फार्मिंग का, सिर्फ पोल्ट्री से जो है वो कोई लेना देना कि यहाँ तक ये कन्फाइंड नहीं है कि अब अगर पोल्ट्री नहीं होगी तो सिर्फ पोल्ट्री फार्म इफेक्ट होंगे। इसमें आपके मैरिज हॉल, इसमें आपकी बेकरीज, इसमें आपके पकवान सेंटर, हज़ारों लाखों लोगों का जो रोज़गार है वो इसके साथ वाबस्ता है। चिकन आपकी बहुत सारी चीज़ों का बेसिक इंग्रेडिएंट है। दुख सिर्फ इस बात का है कि इसका फ़ैसला वो लोग कर रहे हैं जो इस इंडस्ट्री को नहीं समझ रहे। खाली सोयाबीन रुक गया तो जी क्या फ़र्क पड़ता है किसी और जगह तो ये तो उसी तरह से हो गया कि जी ठीक है जी, आप पेट्रोल इस्तेमाल ना करें, गाड़ी से कल से जो है ना हम साइकिल और टांगा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये इसका बहुत दूर तक असरात जाएंगे, इसको टाइम लगेगा। इसको आज ठीक करना शुरू करेंगे, ये 3 से 4 महीने जो है ये दोबारा अपने सिस्टम पे आने पे लगेगा। दूसरा जो आपने सवाल किया कि ठीक है अब भी वक्ती तौर के ऊपर ये बंद हो गया तो इसको दोबारा जो है ना वो चला, तो सर दोबारा चलाने के लिए ये खाली पोल्ट्री फार्म नहीं है, इसके पीछे ब्रीडर के फार्म हैं, वो लोग नुकसान कर रहे हैं, वो बंद करके बैठे हैं, उससे पीछे जीपी के फार्म। ये जब दोबारा लोग स्टार्ट करेंगे तो फिर ये 4 से 5 महीने का प्रोसेस है। हमें ये 4-5 महीने भुगतना पड़ सकता है अगर आज हम फैसला करते हैं। अगर आज फैसला नहीं करते, इसको 4 महीने लेट कर लें, वो 4 महीने और आगे चला जाएगा। ये आपकी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या अभी हमने फैसला भी किया है या नहीं, क्योंकि ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आवाम को तो भुगतना पड़ रहा है महंगा। क्या आपको लग रहा है कि संजीदा कोशिश हो रही है, सोयाबीन रिलीज़ होगी, 2 जनवरी से कोई पाबंदी नहीं लगेगी, जारी हो गए नोटिफिकेशन, लेकिन बाकी इंडस्ट्री तो चीख रही है कि हमें अभी तक कोई चीज़ इंपोर्ट के लिए क्लियर नहीं हो रही। अच्छा,
क्लियरेंस दे देंगे, फिर बैंक एलसी नहीं दे रहे, बैंक स्टेट बैंक से इजाज़त की जो नहीं, बैंक के ना डॉलर ही नहीं है, एलसी नहीं है, 1000 रुपये की एलसी नहीं दे रहे, तो फिर इंपोर्ट तो फिर वहीं की वहीं आ गई। देखिए फिर आपने ये फिर वो आप बिल्कुल ठीक जगह पे पहुंचे हैं, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा। क्या हमने इसको जो रियलाइज़ किया है, मसला ये है कि जिन लोगों की ये डायरेक्ट उसको क्या कहते हैं कि जिन पे इसका असर आता है वो इस फैसले में शामिल नहीं है, या जो फैसला कर रहे हैं उनको कोई तकलीफ़ नहीं है इस चीज़ की। आप ये तो आपने कह दिया कि ठीक है जी अब सोयाबीन, अब इसी तरह से आपके पाकिस्तान में अगर गंदम शॉर्ट हो जाए तो कुछ लोग कहा करते थे अच्छा जी 2 की बजाय 1 रोटी खा लें, तो ये तो कोई तरीका नहीं है इंडस्ट्री को या किसी मुल्क को चलाने का। आपने यकदम से सारी चीज़ें बंद करके रख दी हैं। आप इसको इस तरह से, ये खाली मसला ये नहीं है कि आज आपने कहा जी कि अच्छा सोयाबीन रिलीज़ हो जाएगी। सर जब आप कहेंगे सोयाबीन रिलीज़ होगी, उसके पीछे आपको फाइनेंसिंग की अवेलेबिलिटीज़ चाहिए, फाइनेंसिंग आपकी अरेंज होगी, फिर आपने ऑर्डर करना। जब ऑर्डर करेंगे तो वो ऐसा तो नहीं है कि हमने वो जेब में डाल के या वहाँ पे DHL से कुरियर करके यहाँ पे आ जाना है। ये चीज़ें आने में पहले ऑर्डर देंगे, 45 दिन वो हाई सीज़ में रहेगा, फिर यहाँ के ऊपर पहुँचेगा, यहाँ पे क्लियरेंस होगी, फिर वो सॉल्वेंट प्लांट्स के ऊपर जाएगा, सॉल्वेंट प्लांट्स के ऊपर एक्सट्रैक्शन, फिर वो फीड मिलों के ऊपर जाएगा, फिर वो पोल्ट्री फार्म के ऊपर पहुँचेगा, पोल्ट्री फार्म से फिर 40-45 दिन लगेंगे। एक और चीज़ बता दें, जो इतनी बड़ी तादाद में जो सोयाबीन पोर्ट के ऊपर मौजूद थी, शहजाद साहब उसके ऊपर डैमेज कितना पड़ा है और वो खर्चा किसने उठाना है? क्योंकि मेरा मैंने इससे पहले हमने टेक्सटाइल के ऊपर एक न्यूज़ दी है कि एक दोस्त ने 6 करोड़ का माल मंगवाया और 5 करोड़ से डैमेज पड़ गया। वो कह रहा है मैं कंटेनर कहाँ ले जाऊँ। अब डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या इससे मुतासिर होगी, और आने सोयाबीन रिलीज़ होने के बाद भी उस सोयाबीन की कीमतें आम आदमी पे असरअंदाज होंगी? बहुत अच्छा आपने सवाल किया। इसमें 2 चीज़ें समझने की हैं। पहला तो ये है कि ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स का डैमेज है। ये किसने पे करना है? ये पाकिस्तान की इकॉनमी ने पे करना है। ये वहाँ पे जो इतना बड़ा ये नुकसान होगा पाकिस्तान का। दूसरी ये तो होगी एक बात। दूसरा आप कह रहे हैं कि जी ये जितना भी हम डैमेज ये पे कर रहे होंगे, ये अल्टीमेटली कहीं ना कहीं के ऊपर इसी सोयाबीन के ऊपर कॉस्ट पे एड अप होके हमारे जेब में जाएगा। तीसरी चीज़, एक चीज़ है जो आपका एक प्रोसेस है पिछले 5 7 10 साल से, आपको उस प्रोसेस के ऊपर एतराज़ है, आप उस प्रोसेस को रिविज़िट कर लें। वो कौन सी ऐसी चीज़ जो है जो यकदम से आपको ख्वाब आ गया कि इस चीज़ ने जो है ना इफेक्ट कर दिया, तो बहुत सीधी सी बात है, आप इसको वापस भेजेंगे, ये ज़ाया होगा, या पाकिस्तान का जो है एक्सचेकर के ऊपर जो है ना इसका इफेक्ट आएगा, पाकिस्तान का डॉलर ज़ाया होगा, डैमेज है पाकिस्तान का डॉलर ज़ाया होगा। आप इसको आने दें, आप अगला अपना प्रोसेस बना के हमें बता देंगे जी अच्छा आज से जो है ना हमने इस तरह से नहीं करना, इस तरह से करना है। पूरी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान के कानून को हम हमेशा से फॉलो करते हैं, हम दोबारा उसको फॉलो करेंगे जो आप चेंजेस करेंगे दोबारा फॉलो करेंगे। हमारे साथ मान साहब मौजूद है। मान साहब क्या देखते हैं, फार्मर के सद तक पहुँच चुका है? मेरा शहजाद साहब ने बड़ा टेक्निकल बता दिया है। अब हमारे बहुत सारे देसी फार्मर्स हैं जिन्होंने कारोबार किया, इन्वेस्टमेंट की, बहुत बड़े फार्मिंग तक चले गए, लेकिन वो आज भी यही कहते हैं कम करन दो। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, माशाल्लाह शहजाद भाई ने कोई कसर छोड़ी तो नहीं है बताने वाली। बहरहाल जो फिर भी वो जैसे बताया अपने देसी तरीके से, फार्मर तो सर मर गया, फार्मर के पास तो साथी नहीं है अभी, तो यानी कि कम से कम जैसे बताया भी आज से भी ठीक करने लगे, तो फिर भी मैं तो ये 6-7 माह के ना मैं कहता हूँ 1 साल तकरीबन नहीं सीधी नहीं हो गई इंडस्ट्री। तो फार्मर के पास तो बिल्कुल जान ही नहीं है। किसी के पास जाते अगर ड्यू पे भी चल जाता था अभी, तो यानी जो जिसके पहले 2-3 शेड थे वो उनको पीछे से को ड्यू मिल जाता। आजकल तो वो भी ख़त्म है, बिल्कुल नुकसान करके तबाह हो गया, हर शय ख़त्म हो गई है। तो ऐसे हालात बन गए हैं, तो पता नहीं है क्या बनेगा जो बन रहा है, इस पे पीछे कौन है, क्या चाहते हैं, मुझे नहीं समझ नहीं आती। ख़ासकर भी क्यों ऐसा चाहते हैं लोग जो नहीं कि जो अपना जो इंडस्ट्री को तबाह करने वाले हैं, मुझे नहीं इसका समझ नहीं आ रही क्यों ये कर रहे हैं या कैसे होगा, हालात कैसे बनेंगे। एक और चीज़ है कि जो लोग हैं, अब तो कोई कैश के बगैर, पहले लोग कहते थे उधार ले लें या हफ्ते बाद, क्योंकि लोगों को पता बिजनेस है। अब लोग कहते हैं कैश है तो ठीक है, वरना माल ही नहीं उठा। सर कैसे फ़र्ज़ करो 100 बोरी का आपने फ़र्ज़ करो फीड मंगवाई है, आपके पास 100 के नहीं 99 बोरियाँ के एक कम 100 के पैसे है ना, तो आप कहें यार 1 बोरी हम के पैसे आपको बाद में दे देंगे, वो भी नहीं है। यानी कि 100 बोरी यानी कि वजह से 1 बोरी भी हदार नहीं उससे मिलती, भी 10 दिन का ड्यू कर दें, 5 दिन का कर लें, तो वो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल ख़त्म हो गया, हो नहीं रहा। पहले होता था काफ़ी, यानी कि गाड़ियाँ की गाड़ी आती थी, ड्यू पे चूज़ा भी आ जाता था, फीड आ जाती थी, मेडिसिन चलते थे। अब आजकल तो बिल्कुल एक कह ले भी एक गोली यानी कि कह ले पैरासीटामोल या पैराडोल, वो भी नहीं मिलती मेडिसिन इसके लिए, यानी कि मुर्गी के लिए जो भी मिलती वो भी नहीं मिल रही। और ख़ास तौर पर इसके अंदर बड़ी अहमियत की चीज़ जो मान साहब ने एंड पे बताया, जब कैश फ्लो का मसला आता है ना, तो एक बंदे के पास एक कैश है,
एक मखसूस रकम है वो देता है, माल डाल लेते, लेकिन उसके बाद जब उसके पास पैसे नहीं होंगे, ये माल उठा के बेचेगा कैसे, आएंगे कैसे। हमने पूरा कैश फ्लो डिस्टर्ब कर लिया पाकिस्तान के अंदर। कोई भी इस प्रोसेस को चलाने के कोशिश में नहीं है। मैं तो तमाम सियासी जमातों को इसके अंदर कसूरवार समझता हूँ। एक सियासी जमात कहती है सब कुछ ठीक है, तो दूसरी कहती है नहीं जी मैं ठीक कर सकती हूँ, मुझे रोड पे निकलने दें। किसका तनाज़ा किसके साथ है, लेकिन इस वक्त तनाज़ा सिर्फ सबका आवाम के साथ लग रहा है। आवाम पिस रही है और मुसलसल पिसती जा रही है। जी बिल्कुल, जंग में मुर्गी की कीमतें आए रोज़ बढ़ती जा रही हैं। 50 रुपये का एक दिन में इजाफा देखने में आया है। कल जो है वो मुर्गी की कीमत 530 रुपये है, जबकि आज 580 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त होने लगी है। जहाँ पर शहरियों को मुश्किलात का सामना है, शहरी जो है वो सस्ता प्रोटीन लेने से कासिर है, वहीं पर दुकानदार भी शदीद परेशानी में है। दुकानदारों का कहना है कि हमारा जो कारोबार है वो ठप होकर रह गया है। इसी हवाले से मेरे साथ कोई दुकानदार मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर आप बताइएगा, मुर्गी की कीमतें आए रोज़ बढ़ रही हैं, इसमें बड़ी वजह क्या है और कारोबार कैसा चल रहा है आपका? इस कारोबार बिल्कुल ठंडा हो गया जी इसकी वजह से। अब तो हमारे खर्चे भी पूरे नहीं हो रहे। एक दिन में तकरीबन 50-60 रुपये हर रोज़ बढ़ रहा है जी। 50-60 रुपये जो है वो एक दिन के हिसाब से बढ़ रहा है। मेरे साथ कुछ और शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, मुर्गी की कीमतें बढ़ रही हैं, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है आपको? गोश्त बहुत महंगा हो गया है। अब 1 किलो चिकन लेने आया था, आधा किलो लेके जा रहा हूँ, पैसे ही ख़त्म हो गए। थोड़े से पैसे, अभी घी भी लेना है, बाकी हर चीज़ डलनी। प्याज इतना महंगा हो गया, चिकन इतना महंगा हो गया। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि हुकूमत जो है वो मुर्गी की कीमतों पर कंट्रोल करे ताकि उनको जो है वो सस्ता प्रोटीन की फराहमी मैसर हो सके। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा से आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा जब भी हम बात करें तो शहर फैसलाबाद की मारूफ शख्सियत भी हैं, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सीनियर नायब सदर भी हैं, जबकि इसके साथ साथ ख़ास तौर पर साबिक सेंट्रल चेयरमैन हैं पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के। और हम आज बात भी पोल्ट्री के ऊपर कर रहे हैं, जो इशूज़ जो मसाइल इस वक्त दरपेश हैं, और ख़ास तौर पर इसी स्नैरियो के अंदर क्योंकि जब इसकी ब्रायलर मुर्गी की बात करेंगे तो अफादियत के ऊपर भी बात होती रही। तो ये सेक्रेटरी जनरल भी हैं वेटनरी डॉक्टर्स मेडिकल एसोसिएशन पाकिस्तान के भी। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। कैसे देखते हैं डॉक्टर साहब के इस वक्त गोश्त की कीमत? मुझे याद है आपका इंटरव्यू कुछ 20 दिन जब महीना पहले हमने आपसे किया था, तो आपने कहा था कि कुछ दिन बाद बिलाल सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाएगी। अभी लोगों के पास फीड ना होने पर माल था तो लोगों ने निकाल दिया, नहीं होगा तो बहुत महंगा हो जाएगा, डिमांड है लेकिन सप्लाई नहीं है। तो क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? मसाइल कितने गंभीर हो चुके हैं? इंडस्ट्री कहाँ है जहाँ 225 शेड में से पहले ही 190 इतना चल रहे थे, अब पोजीशन कहाँ है? और क्या लगता है आने वाले दिन कितने ज़्यादा आवाम को सख्ती बर्दाश्त करना पड़ेगी? बहुत शुक्रिया बिलाल और सिटी 41 का आपका। असल में जो सूरत हाल आपको बताई थी एग्जैक्ट उसी तरह हो रहा है जो सिनेरियो बन रहा है। और डे बाय डे जो इस वक्त पोल्ट्री की सूरत हाल है, ये डेली बेसिस पे इसका इंक्रीज़ होगा, क्योंकि ख़त्म हो गया है अब चिकन जो है। लोगों की प्रोडक्शन, जितने लोगों के पास फार्म्स थे उन पे ख़त्म हो चुका है। अगर कुछ लोगों ने डाला भी है तो उसमें वो रिज़ल्ट नहीं आ रहा। रिज़ल्ट की ये सूरत हाल है कि जो एक बहुत बड़ा फिनोमेना है जो आम लोगों को नहीं इसका पता, कि जिन लोगों ने चूज़ा डाला है वो फर्स्ट वीक में ही चूज़ा लंगड़ा हो रहा है। उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं क्योंकि मेल न्यूट्रिशन के, कि उसको जब पूरी प्रोटीन नहीं मिल रही उससे कंसर्निंग जो प्रॉब्लम्स हैं वो आ रहे हैं। जो बर्ड तैयार होता था 35 दिन में, 36 दिन में, वो अब 45-50 दिन में तैयार भी नहीं हो रहा। और उसका जो वेट आ रहा था 50 kg बैग के अगेंस्ट 33 kg, वो इस वक्त आ रहा है 26-27 kg या 28 kg आता था। अभी तो और कम हो जाएगा क्योंकि अभी लग रहा है कि जो भी फ्लास्क के वज़न आ रहे हैं वो 26 से भी शायद कम हो जाए। ये 350 रुपये kg तक था फार्मर को कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर ये 26 kg से भी नीचे चला गया, ये कुछ तो जो लग रहा है अभी छोटे चूज़ों में जब वज़न कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि उनका वेट उनकी उम्र के मुताबिक पूरा नहीं आ रहा फीड के अगेंस्ट। तो ये लग रहा है कि ये अभी फार्मर को ही कास्ट 400 रुपये में करने लग पड़ेगा। अगर ये कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी तो फार्मर, अभी चूज़े का रेट जो है आज 82 रुपीज़ है, 82 रुपये का चूज़ा डाल के
400 रुपये से ऊपर फार्मर को कास्ट पड़ेगी, तो किस तरह पॉसिबल है वो फार्मर उसको काम करेगा। फार्मर ने हालात का पूरे जांचते हुए भांपते हुए और नुकसान करने के बाद अपने हाउस बंद कर दिए हैं। ब्रीडर वालों ने अपना जो ब्रीडर का अंडा था उसको एज ए टेबल एग सेल कर दिया। चूज़ा नहीं निकल रहा, कम हो गया, चूज़े की तादाद भी बहुत कम हो गई है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चूज़े का और फार्म का। जब फार्मर को नुकसान होता है तो वो चूज़ा नहीं डालता, चूज़े वाले को भी नुकसान होता है। ब्रीडर भी कम हो चुका है, ब्रायलर भी बहुत कम हो चुका है। अलबत्ता कुछ और दिनों में आने वाले में ये नापेद हो जाएगा। डॉक्टर साहब जब बात कर रहे थे तो आपने एक बार बताया था कि जो मदर बर्ड है, एक पहले के लोग नहीं डालेंगे तो फिर डेफिनेटली मदर बर्ड डिस्टर्ब होगा, तो ये एक पूरा सर्कल डिस्टर्ब हो जाएगा, जिससे वापस रूटीन में आते शायद कुछ महीने लगेंगे। तो वो प्रोसीजर क्या है, क्या यकीनन तौर पर अब यही सिचुएशन रहेगी और कितने मंथ या कितने महीने हम उम्मीद करें कि ये अभी ये सिलसिले चलेंगे, या उम्मीद करेंगे चीज़ें बेहतर होती हैं, रेट नीचे आ जाएंगे, या ब्रेक इवन पे फार्मर भी बच जाए और ग्राहक को भी कुछ सस्ता प्रोटीन की मद में खाने को मिल जाए, और साथ फीड की दस्तयाबी के हवाले से भी कुछ अपडेट दें। फिलहाल जितना बड़ा नुकसान हो चुका है पोल्ट्री का, ये तो अब लग रहा है कि ये कई सालों में नहीं कवर होगा, क्योंकि कई साल लगेंगे कि इसमें अगर अब आज भी सूरत हाल बेहतर होनी शुरू हो तो इट विल टेक मैनी ईयर्स। क्योंकि जो बेसिकली है ब्रीडर जिनके पास था कि कई लोगों ने उसको सेल कर दिया है गोश्त के भाव पहले ही, कि आगे फीड नहीं मिलनी, नुकसान और मज़ीद उठाने की बजाय। अब देखें सोयाबीन जो है वो 25 से 30% हम डालते हैं फीड में, अगर वो अवेलेबल नहीं है, मेजर सोर्स प्रोटीन का वही है और मेजर इंग्रेडिएंट भी वही है। मकई तो है, लेकिन मकई की कास्ट जो है वो सोयाबीन की कास्ट मकई से भी ज़्यादा है, वो मेजर सोर्स बन जाता है। और वो मुझे समझ नहीं आ रही, जब चीज़ें ये इतनी ख़राब कर दी हैं पाकिस्तान के लिए, जब दुनिया का ये अंदाज लेते ही नहीं है, एनालिसिस ही नहीं करते दुनिया क्या कर रही है। आपके जो ब्राज़ील है, आपका जो है अर्जेंटाइन है और जो अमेरिका है, ये सोयाबीन प्रोड्यूसर हैं, और सारे अमेरिका में भी, कनाडा में भी, यूरोप में भी 95% जो है अमेरिका की अपनी कंजम्पशन हो रही है सोयाबीन की। और सोयाबीन सिर्फ सोयाबीन ये नहीं आ रही कि सोयाबीन आ रही है, GMO सोयाबीन भी आ रही है, GMO सालमन फ़िश भी आ रही है, GMO पोटैटो भी आ रहा है, GMO मकई भी आ रही है, GMO दुनिया ने अब जब रिक्वायरमेंट होगी। GMO का क्या नुकसान है? ओपन बहस है, ये कोई नुकसान नहीं। जो कहते हैं ये सब फ्रॉड है, कोई नुकसान नहीं है GMO का। इसलिए नुकसान नहीं है, अगर नुकसान होता तो अमेरिकन एक दिन भी इसको इस्तेमाल ना करते। डाटे निकाल लें, उनकी रिसर्च काउंसिल है, उसका पढ़ लें। आपको भी मैंने उसका पेपर दिए थे, तमाम प्रेस वालों को भी दिया था मैंने ये पेपर्स, कि ये आप देख लें इसमें कहीं कहाँ पे लिखा है। और वो उन्होंने खुद एक्सेप्ट करते हैं, वी आर यूजिंग 95% GMO सोयाबीन। और जब वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, सारी दुनिया कर रही है, इंडिया ने कितने इंटेलिजेंट लोग हैं, उनकी फसल इस दफ़ा कम हुई सोयाबीन की, उन्होंने फौरी तौर पे 3 दिन में फ़ैसला किया और GMO सोयाबीन उन्होंने मंगवा के अपने मुल्क का सोयाबीन मील मंगवा के अपना उन्होंने काम शुरू कर लिया। दुनिया में नॉन GMO कहीं पे नहीं है, हम पुराना बैठे हुए सिस्टम में, वो सिस्टम अब ख़त्म हो गया है, GMO ही आना है। अगर ये GMO नहीं अलाउ करेंगे तो फिर ये होगा, ये इंडस्ट्री बहुत बुरी तरह कोलैप्स पहले ही हो चुकी है। और मज़ीद सिर्फ ये इंडस्ट्री नहीं होगी, इसके साथ डेयरी इंडस्ट्री भी होगी, एनिमल्स भी इसको खाते हैं। अगर बात करें कि अभी 650-700 पे जा चुका है, तो आने वाले दिन कितने महंगा हो सकता है मज़ीद, और क्या सूरत हाल पैदा होगी? आपको क्या लगता है कि इसके हवाले से क्या पेशीन गोई करेंगे कि अब तो ब्रायलर बहुत महंगा है, तो आम आदमी की किसी के बेटे की शादी थी, वो चलें ब्रायलर मुर्गी का गोश्त इस्तेमाल कर लेता था, लेकिन ये तो बड़ा मसाइल है, ख़ासतौर पे आम आदमी के लिए बहुत बड़ा मसला है। बीफ से महंगा अगर चिकन मिलेगा तो कौन ख़रीदेगा? सूरत हाल ये है कि हमारे मुल्क में सबसे पहले तो प्रॉब्लम ये है, ना मटन है ना बीफ है, इतनी क्वांटिटी है ही नहीं है कि हमारे मुल्क की जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी कर सके। जो चिकन है ये 50% से अबव रिक्वायरमेंट मुल्क की पूरी करता है। बीफ का रेट भी और मटन का रेट भी ये नहीं रहेगा जो है, ये रेट्स भी रिवाइज होके ये भी
मटन 5,000 में चले जाएगा और जो बीफ है वो भी 2-2.5-3 हज़ार में चले जाएगा। ये आपका इस वक्त चिकन जो है, अगर यही सूरत हाल रही लोगों को नुकसान की, और जब लोग इंडस्ट्री से बात करते हैं, फीड मिल से हम बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि यही मिलना है जो मिल रहा है। ये ना कीमतें कम तो बहुत दूर की बात है, रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे। जो फीड का रिज़ल्ट आना चाहिए वो नहीं आ रहा। अगर ये सूरत हाल रही तो फार्मर को चूज़ा डाल के भी कुछ नहीं बच रहा, और उसको समझ नहीं आ रही कि उसको पालेगा कैसे। लोग ला के चीज़ें और एक्स्ट्रा डाल रहे हैं, ये उस रेट में फार्मर को तो पड़ ही नहीं रही। जो एक्स्ट्रा चीज़ें फार्मर फीड में डाल रहा है, फार्मर को बैग 8,000-9,000 के दरमियान पड़ेगा फार्मर को। जब ये सूरत हाल रहेगी तो आप ये किसी तरह भी फिजिबल नहीं है काम। उससे बेहतर फिर फार्मर ये समझता है कि शेड को वक्ती तौर पे जो हालात चल रहे हैं, इन हालात में बहुत बेहतर है कि बंद कर दिया जाए। जब वो बंद करने वाली सोच डेवलप हो रही है तो उससे क्या होगा, जो 35 दिन में तैयार हो रहा था वो 45 दिन में चला गया, अब 50 दिन तक चला गया। 15 दिन उसकी तैयार होने का टाइम बढ़ गया, और जो तैयार हो रहा है वो भी निकम्मा तैयार हो रहा है, उस लेवल का तैयार नहीं हो रहा, क्योंकि उसको वो बैलेंस जो डाइट मिलती थी वो नहीं मिल रही। और जब ये सूरत हाल लगातार रहेगी तो फिर अल्टीमेटली क्या होगा, फार्मर लगातार नुकसान करता करता बंद कर देगा जब पीछे से प्रोडक्शन ही नहीं आएगी। देखिए, एक बंदा बड़ी हिम्मत करके चूज़ा डालता है, उसका चूज़ा ही नहीं, फसल ही नहीं तैयार होती, 5वें दिन चूज़ा लंगड़ा हो जाता है, उसको प्रोटीन पूरी नहीं मिलती, उसकी ग्रोथ ही नहीं हो रही। जो 33 दिन में तैयार है वो 50 दिन में तैयार हो रहा है। जब ये सूरत हाल कंटिन्यूस होगी, लोग बाम बंद कर देंगे कि पालने का भी कोई फ़ायदा नहीं। जब पालने का कोई फ़ायदा नहीं होगा तो फिर क्या होगा, मार्केट में चिकन नहीं आएगा। जब चिकन नहीं आएगा तो रेट की तो वैल्यू कोई नहीं ना है। रेट तो देखें ना, रोज़ 50 रुपये बढ़ रहा है। किस लिए बढ़ रहा है कि अवेलेबिलिटी नहीं है। जब अवेलेबिलिटी नहीं होगी, जिन लोगों के पास बड़ा काम था, जो ज़्यादा प्रोड्यूसर थे, अब उनके पास भी चिकन के फार्म जो थे, किसी ने 50 में या 100 शेडों में डाला हुआ था किसी वक्त में, उसके भी शेड ख़त्म होते होते अब आखिरी शेड चल रहे हैं। आने मुझे नहीं लग रहा कि 15 जनवरी के बाद कि चिकन की जो अवेलेबिलिटी है वो किसी भी लेवल पे मुमकिन हो सकेगी। बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी रह जाएगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राना सज्जाद अरशद साहब मौजूद थे। मेरे ख्याल राना साहब ने एंड पे जो बात की, डॉक्टर ने बहुत एक बड़ी एक चीज़ बताई है कि 15 दिन बाद, क्योंकि अभी भी हालात को मामूल के मुताबिक लाने के लिए जो संजीदा कोशिशें वो नहीं की जा रही, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इस हद तक बढ़ चुकी है कि फार्मर को अगर घर के अंदर फॉर्म के अंदर 400 तक ये कॉस्ट करेगा तो बिलाशुबा ये 700 भी क्रॉस कर जाएगा गोश्त जो है, जो कि पोटा कलेजी बिमा सफाई के साथ। तो अगर इस हद तक क्रॉस करता तो ख़रीदार नहीं होंगे। इसके असरात मटन और बीफ पे पड़ेंगे ही, क्योंकि जब आप मटन से महंगा चिकन लेने जाएंगे तो आप कहेंगे मटन की तरफ जाऊँ। जब मटन की डिमांड बढ़ेगी तो उसकी सप्लाई ऑलरेडी इतनी नहीं है, तो उसकी कीमत के अंदर इजाफा हो जाएगा। तो कीमतें अप एंड डाउन होने से यकीनन तौर पे आम आदमी के ऊपर ही फ़र्क पड़ना, और ये इंडस्ट्री जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री बनने जा रही थी वो कोलैप्स होते हुए बंदिश का शिकार हो रही है। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।